चलो सुमित्रा नंदन पंत बड़े अच्छे कवि है हिंदी के, श्रेष्ठ। और आपकी उम्र वालों के लिए बड़े काम के कवि है ना। ये प्रकृति के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा है, प्रकृति प्रेमी है ना। सावन मन गाना में वो अभी प्रकृति मेहरबान होती है सावन वगैरह में, चारों तरफ आनंद जो मन एक मस्ती आती है, तो वैसा ये वैसे कवि है। आज अपन सिर्फ इनका परिचय करेंगे, बाकी वाला बाद में करेंगे, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत, इनका जो जन्म है 1900 के आसपास, 1900 ईस्वी, पूरा फिक्स 1900। कहाँ होता है? तो एक उत्तराखंड के अंदर एक जिला कोसानी गांव है, अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा कहाँ है? वो है कि उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल, उत्तराखंड, पहले इसका नाम उत्तरांचल था, जब ये अलग हुआ उत्तर प्रदेश इनसे, अब उसका नाम है वो उत्तराखंड। तो यहाँ पर हुआ था। अगर डेट पूछ ले तो बता देना 20 मई है, लिखी हुई तो नहीं है आपकी बुक में, मैं बता देता हूँ 20 मई, ठीक है, 20 मई 1900। अब होता क्या है कि जब इनका जन्म हुआ, जन्म के 1, 2 या 3 दिन, कई लोग कहते हैं 24 घंटे, कई लोग कहते हैं 48 घंटे, कई लोग कहते हैं 72 घंटे, अब जो भी सच है जो भी था, इनकी माँ का देहांत हो गया। यानी छोटा सा बच्चा जन्म लिया, उसी समय इनकी माँ का देहांत हो गया। तो इनके पिता ने जैसे तैसे करके इनको बड़ा किया। जब ये छोटे थे, जो बचपन है वो इनका कोसानी में बीता। इसको है ना धरती का स्वर्ग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? धरती का स्वर्ग। किसके लिए कहते हैं? तो सुंदरता के कारण कहते हैं। मतलब प्रकृति इतनी हरियाली है यहाँ पे, इतनी सुंदरता है, यानी बार बार सुंदरता रहती है। क्यों रहती है? तो आपको मालूम है कि उत्तराखंड है, हिमालय का हिस्सा है, इसका हिस्सा है हिमालय, और हिमालय ऊपर से बर्फ वगैरह है, तो वहां ठंडा प्रदेश है, प्रकृति पूरी की पूरी मेहरबान होती है। तो ये मतलब धरती का स्वर्ग कहलाता है। ऐसे अब दूसरा जिनका कोई मित्र था नहीं, तो इन्होंने जो बचपन के अंदर जो मित्रता है वो किसी की पेड़ पौधों से, किसी की पेड़ पौधों से। ये 12-13 साल के थे तब इन्होंने कविता लिख दी थी, है? आज वाले अपन वालों को 12-13 साल वाले को सही से किताब पढ़ना नहीं आता। ये जब 12-13 साल के थे तब इन्होंने कविता लिखी थी पहले। तो ये आरंभ, ये बचपन के अंदर ऐसी स्थितियां हो गई थी कि माँ का प्यार इनको मिला नहीं, साथ कोई संगी साथी नहीं था खेलने वाला, इसलिए छोटे से थे उस समय ये किसके साथ खेले? प्रकृति के साथ खेले। इसलिए इनको प्रकृति प्रेमी कहा जाता है, या फिर इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, है ना। इनका नामांकन है ये प्रकृति का सुकुमार कवि। सुकुमार कवि का मतलब होता है जो अच्छे से प्रकृति के बारे में लिख सके। तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि है, श्रेष्ठ कवि है प्रकृति। प्रकृति की सुंदरता का जैसा वर्णन सुमित्रा नंदन पंत ने किया, ऐसा कोई नहीं कर पाया। और ध्यान रखना, ये थोड़ा सा नाम रखना, ये पुरुष है ना। कईयों को ये भी थोड़ा रह जाता है, ये पुरुष है ना, महिला नहीं है। और इनके बचपन का मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त। गोसाई दत्त। जब ये इलाहाबाद पढ़ने के लिए आते तो वहां इन्होंने अपना नाम बदल करके और सुमित्रा नंदन पंत रख दिया, ठीक है। बचपन बड़े अभावों के अंदर बीता। पापा ने या पिताजी ने उतना प्रेम नहीं दिया, माँ का प्रेम तो बिल्कुल था भी नहीं। ऐसी स्थिति में जो इनका जो जुड़ाव है वो सीधा का सीधा जितना भी जुड़ाव है वो किससे हो गया? प्रकृति से हो गया। पूरा का पूरा जो इनका जुड़ाव है वो प्रकृति से हो गया। प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव के कारण इन्होंने बहुत नजदीक से प्रकृति को देखा था, यानी अपने सामने छोटे छोटे पौधों को पेड़ बनते देखा था, अपने सामने पत्तों का गिरना देखा था, अपने सामने इन्होंने पत्तों का हरापन देखा था, उनके सामने पत्तियां आना गिरना देखा। तो ये चीजें इन्होंने देखी और उसका जो रूप सौंदर्य देखा, तो उसका प्रभाव इनके हृदय स्तर पर बहुत गहराई से पड़ा। यानी इन्होंने उसकी अनुभूतियों को समझा, यानी प्रकृति को भी क्या माना। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है, बड़ा होता
प्रेमिका या फिर नायिका, यानी इनकी कविताओं की अधिकांश जगह नायिका या प्रेमिका इन्होंने किसको बनाया है? तो प्रकृति को बनाया। इसलिए बनाया क्यों? तो इसलिए कि वो उसकी सुंदरता के ऊपर मोहित थे, प्रकृति की सुंदरता उनके चारों तरफ बहुत थी, उस सुंदरता से प्रभावित होकर के और इन्होंने ये कर लिया। ठीक है, अब मूल नाम गोसाई जब बता दिया, जन्म 1900 लिखा हुआ तो आप 20 मई लिख देना साथ में। 20 मई 1900 को कहा? कौसा ने अल्मोड़ा उत्तराखंड। कब हुआ? रेडानी। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बुढ़ा चांद। कला और बुढ़ा चांद इनकी एक ऐसी रचना है जिसके ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी एक ऐसा प्राइज होता है हिंदी के क्षेत्र में या भाषा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। पहला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है? तो पहला होता है ज्ञानपीठ, जो इनको चितंबरा में मिला। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ भी इनको मिला था, किसमें? चितंबरा में। कब मिला था? 1968। चितंबरा इनकी रचना है, उसके ऊपर मिला था 1968 में। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना? जैसे भारत रत्न देते हैं, पद्मश्री देते हैं बड़े, तो ये साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा, ये 18 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। 18 लैंग्वेज है जो कि उनमें से किसी एक रचना को अच्छा ढूंढ करके उसमें ये पुरस्कार दिया था। हिंदी का सबसे पहला पुरस्कार है वो किसको मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। हिंदी का सबसे पहला पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिला। और जो दूसरा एक और पुरस्कार है, जो 2 नंबर का पुरस्कार है कला, वो उनको 1960 में मिल गया। उसको हम क्या बोलते हैं? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये सेकंड नंबर वाला पहले मिल गया था, पहले नंबर वाला बाद में। ठीक है, फिर इनकी चांद लोकायतन सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 1968 के अंदर चितंबरा इनकी एक रचना है उसके ऊपर मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बुढ़ा चांद के ऊपर 1960 में मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये रूस सरकार देती है। आजकल होता है जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं उन्होंने अपने वहां का सम्मान दिया, ये वो ऐसे, तो रूस की सरकार ने इनकी प्रकृति प्रेमी की अच्छी सारी जो कविताएं थी उससे प्रभावित होकर के और इनको ये जो पुरस्कार है ये दिया। ठीक है, फिर उसके बाद पद्म भूषण भारत सरकार देती है, वो पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और इनकी मृत्यु कब होगी? तो 1977 में होगी। वहां डेट लिखना चाहो तो लिख लेना 1977, इसमें आपने सिर्फ किताब में 1977 दे रखा है, डेट चाहो तो लिख लेना 28 दिसंबर 1977 इनका देहांत हुआ। ठीक है, 28 दिसंबर 1977 को दिल्ली के अंदर इनका देहांत हुआ था। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ। अब एक चीज ये समझना, छायावाद होता क्या है? तो हिंदी के अंदर क्या है, कालखंडों को 2-3 तरीके से बांटा गया है। उसमें एक कालखंड है वो छायावाद। छायावाद का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? तो 1918 से लेकर के 1940 तक जो कविताएं लिखी गई वो छायावाद में आती है। ठीक है, एक कालखंड है जिसका नाम है छायावाद। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1918 से लेकर के 1938 भी लिखा होता है, 39 भी आता है, 40। ठीक है, तो बड़े तौर पे अपन माने तो 40 है, अपन ये मान सकते हैं लगभग 20-22 साल का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर मतलब एक विशेष प्रकार की कविताएं लिखी, मतलब किसी से प्रेरित होकर। छायावाद, छायावाद का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपको किसी ने देखा, यानी आपकी परछाई, अपनी जो धूप में परछाई, उस परछाई की तरफ देख करके किसी व्यक्ति ने कहा मुझे इसको मारा है, यानी वो आपको नहीं कह रहा, वो किसको कह रहा? परछाई। लेकिन इनडायरेक्ट किसको कह रहा है? वो अगर आप उसको सीधा नहीं लड़ सकते, फिर उसका मैं तेरे को थोड़े कहा उसको, तो मतलब इनडायरेक्ट, यानी किसी बीच के माध्यम से बात करते थे। तो इन्होंने यहाँ पर प्रेम की बात की, ठीक है ना, लेकिन उसके बीच में कोई और रखा है। ईश्वर की बात की है तो उसके बीच में किसी एक माध्यम बनाया, अपनी बात को कहने का एक माध्यम, भाषा के अंदर कहने का एक माध्यम बनाया, तो वो छायावाद, यानी प्रत्यक्ष ना कहकर के अप्रत्यक्ष रूप से जब कुछ कहा जाता है तो वो इसमें छाया। ठीक है, महत्वपूर्ण स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि। प्रकृति के चित्र मतलब प्रकृति का जैसा चित्रण
कोई भी नहीं कर पाया। उस प्रकार का जो चित्रण है वो चित्रण कोई भी नहीं कर पाया। फिर हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया। आपको पता है पहले क्या होता था, पहले जैसे राजा महाराजाओं के समय से जैसे सबसे पहले कृष्ण की रासलीला वो कविता का विषय होती थी। जैसे सूरदास, कबीर हुए, इन्होंने भक्ति से कविता लिखी। सूर ने लिखा तो किसके बाद? कृष्ण के बारे में लिखा। मीरा ने लिखा तो कृष्ण के बारे में लिखा। कबीर ने लिखा तो परमात्मा के बारे में लिखा है, काकरवा चले की मस्जिद भी सुना था, पर चढ़ुल्ला बांध दे बहरा हुआ था। मीरा ने कहा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई है। ऐसे कैसे तुलसी ने कहा, ऐसे कैसे तुलसी ने, तो मतलब भक्ति वाली ईश्वर। उसके बाद जब एक बीच का टाइम आया 1500-1600 के बाद, उसके बाद कविता धीरे धीरे किसके? स्त्री के सौंदर्य पे हुए। वो कहता ना तेरे नैन बड़े गजरारे, तेरी आंखें बड़ी रसीली, हिरनी जैसी चालों में, मदमोसी की बालों में तुम गई गुच्छों की हरियाली, जहां मिले मुझे ना वाली। तो वो मतलब प्रेम की, औरत के शरीर के ऊपर नक्शिक वर्णन, यानी औरत का नाखून से लेकर के और बाल तक, पांव का नाखून उससे लेकर के और बाल तक पूरे शरीर का सौंदर्य वर्णन, तो उसके ऊपर कविताएं होती। तो ये धीरे धीरे चलती है। जब आधुनिक काल आ गया 1900 के बाद देश, उस समय थोड़ी सी कुछ कविताओं का जो विषय है वो देश प्रेम की तरफ मुड़ा, धरती की तरफ, हमारी मातृभूमि, हमारा ये वो है ना। आपने हरिवंश राय, अमिताभ बच्चन के पिताजी, अभिषेक के दादाजी, उनकी कविताएं सुनी ना, है? मेरी प्यारी मधुशाला ना कोई हाला इधर का ना उधर का, मेरी प्यारी मधुशाला, जहाँ सपना मंदिर ना मस्जिद की ज्वाला, मेरी प्यारी मधुशाला, पी करके जिसको मस्त हो जाते हैं इश्क का प्याला, मेरी प्यारी मधुशाला। तो वो भी प्रेम करने वाला, मतलब औरत के शरीर के बारे में कविता है। लेकिन इन्होंने पहली बार कविता के अंदर किसको डाला? प्रकृति को डाला। ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या? हमारे चारों का जो प्राकृतिक सौंदर्य, इसका इन्होंने पहली बार, इसके पहले जितना भी सौंदर्य होता था किसका वर्णन? औरत का नक्शा, तेरे गाल गजरारे, कान ऐसे, आंखें ऐसी नसीली, जो भी होता, औरतों के रूप सौंदर्य का ही वर्णन होता। तो यहाँ इन्होंने पहली बार प्रकृति को डाला। तो प्रकृति के ऊपर कविता लिखने का पहली बार श्रेय है उनको जाता है, और इन्होंने प्रकृति की सुंदरता के ऊपर लिखा। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहीं घूमने घामने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? ऐसे सुंदर स्थान है, जैसे कोई आ जाए ऐसे नहीं जाएगा रेगिस्तान जाओगे, कहाँ जाएगा? अपने वाले कहाँ जाएंगे? हिल स्टेशन, कुल्लू मनाली जाओ, या फिर कश्मीर की तरफ जाओ, कश्मीर की वादियों में सुंदरता, उत्तराखंड जाओ, ऋषिकेश जाओ, है स्पीति जाओ, या इधर केरला ऊटी फूटी, या अपने यहाँ चलो राजस्थान में उदयपुर जाएंगे या माउंट आबू जाएंगे। तो जहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली, झरने, पहाड़, पर्वत, तो सुंदरता देखने के लिए जाते। तो इन्होंने ऐसी उस प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया, यानी जिससे पढ़ने वाले के मन के अंदर क्या मिले? आनंद की अनुभूति। तो ये मन की सुंदरता के लिए कविता लिखी, ठीक है। और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है, यानी मनुष्य के अंतरंग, अंतरंग मतलब आदमी प्रकृति से जुड़ा हुआ। अब तो कहते हैं ना, अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, आप प्रकृति के साथ करोगे प्रकृति आपके साथ। तो मतलब आदमी और प्रकृति है वो दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए, बहुत घनिष्ठ रिश्ता है उनका आपस में, ठीक है। इसीलिए अंतरंग का मतलब होता है अंदरूनी प्रेम। तो आदमी और प्रकृति मन से जो जुड़े हुए होते हैं, उसको इन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से प्रकृति मनुष्य को देख के प्रसन्न होती है, और जो मनुष्य या मानव है वो प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको देख करके प्रफुल्लित हो जाता है। इनकी आरंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में, उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसका नाम चेंज कर दिया, क्या? प्रयागराज, योगी जी ने नाम बदल दिया, ठीक है। तो बनारस, काशी, प्रयागराज, इलाहाबाद एक ही बात। ये बनारस कहो, इलाहाबाद कहो, प्रयागराज कहो, काशी कहो, ये एक ही नाम है, ध्यान रखना। वाराणसी वाला ये एक। युवावस्था पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में छोड़ दी, और इसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। यानी जब ये युवा हो गए, तो आपको मालूम होगा 1900 में जन्म हुआ था, और 1920 के अंदर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। तो ये 20 साल के थे, 1900 में जन्म हुआ, 20 साल के हो गए। तो एक बार तो ये महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे उन आंदोलनों के साथ चल पड़े, और बाद में इन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और कविताएं लिखना शुरू कर।
प्रकृति के अद्भुत चित्रकार। अद्भुत का मतलब होता है एकदम ऐसा ऐसा लिखते थे कि पढ़ने वाले का मन पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाता, आनंदित हो जाता था। पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा। मतलब इन्होंने कहा ये और तो ऊपर क्या लिख रहे हो सौंदर्य, कुछ अलग लिख रहे हैं, प्रकृति के बारे में लिखा। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, इनकी एक बड़ी फेमस कविता है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यानी आप देखना वर्षा का मौसम होता है, पहाड़ वगैरह, वहां एक बार बादल आता है तो पहाड़ वगैरह कुछ भी नहीं दिखते, सिर्फ झरनों की आवाज आती, बादल चला जाता है तो झरने वगैरह पहाड़ वगैरह सब है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो मतलब प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको दिखाने का प्रयास किया कि हमारी जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर है। तो उसको किस प्रकार से इन्होंने वो बताने का प्रयास किया है, तो वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और सुंदर सा है। तो वो इन्होंने प्रकृति के परिवेश के बारे में कहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर है इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और बे आंखें आनी, उसके बाद इन्होंने किसानों की दुर्दशा, अपने यहाँ पढ़ेंगे बे आंखें, बड़ी अच्छी कविता है। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखी। अरविंद, महर्षि अरविंद दक्षिण के हुए हैं, मुंबई के आसपास महर्षि अरविंद मानवतावाद उन्होंने, पहले बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे आरंभ में, और उसके बाद सब छोड़ करके ऋषि बन गए थे, इसलिए इनको महर्षि अरविंद कहते हैं। उन्होंने मानवतावादी एक दर्शन, दर्शन का मतलब एक जीने का तरीका मानव, तो वो इन्होंने दिया था कि व्यक्ति है वो किस प्रकार से जीता है। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूपा नामक पत्रिका, जैसे आजकल राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर निकलता है, वैसे उन्होंने एक पत्र निकाला था रूपा, ठीक है, रूपा। तो उस पत्र का इन्होंने जैसे संपादन, उसके अंदर कविता वगैरह चलती थी, उसका इन्होंने संपादन किया था, जिसमें प्रकृतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत, यानी इनकी जो लिखने का तरीका, भाषा, इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई उसे स्वयं पंत चित्र भाषा या बिंबात्मक, यानी जब कविता पढ़ते तो अपने को ऐसे लगता है कि घटनाक्रम अपने सामने घटित हो रहा है। जब कविता पढ़ते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि ये जो घटनाक्रम है ये अपने सामने घटित हो रहा है, ऐसा अपने को वहां आभास होता है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। ब्रज भाषा सूरदास ने लिखा ना, वो ब्रज भाषा के अंदर लिखा है, वो छचिया पर छाछ पे अहिर की छोरिया नाच नचाओ, वो सूरदास जी ने लिखा है, वो ब्रज भाषा के अंदर लिखा है। रसकान के दो याद थे ब्रज भाषा, ब्रज भाषा यानी ये उत्तर में याद है का करो मोरो करो, ये ऐसी ब्रज भाषा, तो सूर ने इन्होंने ब्रज में लिखा, तो बहुत सारे लोग उसके समर्थक थे। उसके बाद जो अपन आजकल जो हिंदी पढ़ते हैं ना, इस भाषा को खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं इसको खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई, ठीक है। अब कविता का परिचय ये अपन कल करेंगे। अब इसमें से किसी को पूछना है तो बोलो, शब्दार्थ कुछ